अध्याय 4251 ज़ासलून और ज़ारोसा की प्रशंसा। महान हॉल के नीचे रक्तकुंड। एक आह आह विशाल हॉल में पीड़ा भरी चीखें गूंज उठी। ज़ारोसा और ज़ासलून अंधेरी ज्वाला में घिर गए और पीड़ा से चीखने लगे। हालांकि ब्लड गॉड क्लोन की बातें सुनने के बाद उन्हें पता चल गया कि वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसकी बात सहन कर ली। उन्होंने उस दर्द को सहन किया जो उन्हें तब महसूस हुआ जब उनकी आध्यात्मिक शक्ति को जबरदस्ती उनके शरीरों में डाला गया था। अब जब उसके बचने की उम्मीद थी तो ये दर्द सहने योग्य था। लेकिन उन्होंने झुलसा देने वाली काली ज्वाला से होने वाले दर्द को कम करके आंका। वांग टेंग ने उन्हें इस तरह नियंत्रित किया कि काली ज्वाला उन्हें जलाकर मार न डाले, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। ये झुलसा देने वाली गर्मी केवल उनके शरीर पर ही नहीं पड़ी, यह उनके शरीर में गहराई तक समा गई और उनकी आत्माओं को जलाकर राख कर दिया। यदि वह इन परदेशियों की आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करना चाहता था तो उसे उनकी आत्माओं को जलाना होगा ताकि उन्हें परिष्कृत करने में मदद मिल सके। सामान्य तौर पर ऐसा करना मुश्किल होता था। अपनी आत्मा को शुद्ध करना पहले से ही बेहद कठिन था। सामान्य लोग तो ऐसा कर ही नहीं पाते, किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करना तो और भी मुश्किल था। हालांकि रक्त देवता के क्लोन ने ज़ारोसा और ज़ासलून के शरीरों में रक्त देवता पुनर्जन्म कौशल के कुछ प्रतीक छोड़ दिए थे। उनमें से कुछ रक्त आत्मा बैनर द्वारा अवशोषित कर लिए गए, लेकिन अधिकांश उनके शरीरों में ही रह गए। अब इन प्रतीकों की बदौलत वांग टेंग की चेतना उन दो काली आत्माओं के शरीरों में प्रवेश कर सकी। वह स्थिति को समझ सका। उनके शरीर के अंदर स्पष्ट रूप से कब्जा। ये सब इस तरह से हुआ। हालांकि वांग टेंग उनके शरीरों को छीनना नहीं चाहता था, उसे बस उनके शरीरों की स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। अगर कोई ज़ासलून और ज़ारोसा के शरीरों की स्थिति देख पाता तो उसे उनके शरीरों से छोटी छोटी काली लपटें निकलती हुई दिखाई देती। वे हर जगह थीं। ये ज्वालाएं उनकी आत्माओं के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं, जिससे झुलसा देने वाली गर्मी निकल रही थी। उन अंधकार में प्रेतों की आध्यात्मिक शक्ति उबलने लगी। अशुद्धियां बाहर निकल गईं और शेष आध्यात्मिक शक्ति उन दो अंधकार में प्रेतों की आत्माओं के साथ मिल गई। वह इस पद्धति का उपयोग कर रहा है। डेविल टाइटन जू कैन की आंखों में विस्मय का भाव था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू जू दो ब्लड स्लेयर रेस के काले प्रेतों की आध्यात्मिक शक्ति को खत्म करने के लिए इतना अजीब तरीका अपनाएगी। नहीं, ये निष्कासन नहीं था। वह अलग अलग शरीरों की आत्माओं को आपस में मिलाने में उनकी मदद करना चाहता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने कहा कि वह ब्लड स्लेयर रेस के दो अंधेरे प्रेतों को उपहार देना चाहता है। तो बस यही था। यदि वह सफल हो जाता है तो ब्लड स्लेयर रेस के दोनों काले प्रेतों को बहुत लाभ मिलेगा। वे न केवल उच्च कोटि के दानव सम्राट के आध्यात्मिक क्षेत्र की रक्षा कर सकते थे, बल्कि वे अपार आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त कर सकते थे। इससे भविष्य में उनकी साधना में बहुत सहायता मिलेगी। लेकिन क्या आप सफल हो सकते हैं? शैतान टाइटन जू कैन की निगाह अचानक फिर से ब्लड गॉड क्लोन पर पड़ी और वह मन ही मन कुछ बुदबुदाया। यदि आप अपनी आत्मा को जलाने के लिए दिव्य ज्वाला का उपयोग करते हैं तो आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे या आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वह नहीं चाहता था कि ब्लड गॉड क्लोन इन दो ब्लड स्लेयर रेस के काले प्रेतों को बचाए। उनके पुराने द्वेषों के आधार पर अगर वे बच भी जाते तो वे उसे लगातार फटकारते रहते। उनकी उपस्थिति उनके लिए एक प्रकार का उपहास थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। विशाल हॉल में असाधारण शांति थी। ज़ारोसा और ज़ासलून के शरीरों से लगातार धूसर धुआं उठ रहा था। वह रिस रहा था, उनके शरीर के हर इंच से। डेविल टाइटन जू कैन की निगाहें और भी गंभीर होती गईं। उसने ब्लड स्लेयर रेस के दो काले प्रेतों को ध्यान से देखा और वह कभी कभार ब्लड गॉड क्लोन पर नजर डालता था। इन 3 दिनों के दौरान ज़ारोसा और ज़ासलून की चीखें धीरे धीरे कमजोर होती गईं। वे अचेतन रूप से कराहने लगी, लेकिन वे बेहोश नहीं हुए। उन्होंने अपनी चेतना बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किया। उनकी दृढ़ निगाहें काली लपटों से निकलकर एक विशेष दिशा में टिकी हुई थीं। ब्लड गॉड क्लोन वहां खड़ा था। यह दृश्य देखकर ब्लड गॉड क्लोन ने चुपचाप सिर हिलाया। ब्लड स्लेयर रेस के ये दो काले प्रेत अच्छे उम्मीदवार थे। वे हमले का सामना करने में कामयाब रहे। हालांकि विशेष आध्यात्मिक शक्ति ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगर यह कोई साधारण जीव होता तो ये गर्मी सहन नहीं कर पाता। दिव्य ज्वाला से वह गिर जाएगा और ढह जाएगा। हालांकि ज़ारोसा और ज़ासलून के पास गुप्त आत्मा की एक बड़ी मात्रा थी। उनके शरीर में शक्ति थी। गुप्त आत्मिक शक्ति ने उनकी आत्माओं को इतना मजबूत बना दिया था कि वे आसानी से नष्ट नहीं हो सकती थी।
जैसे जैसे उनकी आध्यात्मिक शक्ति परिष्कृत होती गई, वह उनकी आत्माओं में विलीन हो गई और इस रसाक्षी में उनका सहारा बनने वाली ऊर्जा बन गई। बेशक उनकी इच्छाशक्ति ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसी भी जीवित प्राणी की आत्मा एक रहस्यमय क्षेत्र थी। यह एक ऊर्जा थी, एक इच्छा शक्ति थी। ऊर्जा के संदर्भ में आत्मा उस क्षेत्र द्वारा सीमित हो सकती है और ताकत में अंतर होगा, लेकिन इच्छा शक्ति के मामले में आत्मा किसी भी क्षेत्र से बंधी नहीं होगी, असीम रूप से शक्तिशाली बन सकता है। इस समय ज़ारोसा और ज़ासलून की इच्छा शक्ति उनकी मूल इच्छा शक्ति से कहीं अधिक हो गई थी। क्षेत्र, इसी वजह से वे टिके रहने में कामयाब रहे। एक क्षण में ज़ारोसा और ज़ासलून के शरीरों से एक शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ। अब उनमें कोई अशुद्धता नहीं थी। यह अत्यंत शक्तिशाली थी, शुद्ध और शक्तिशाली। यह एक उच्च कोटि के दानव सम्राट की आध्यात्मिक शक्ति थी। ये बिल्कुल भी अस्थिर नहीं थी, मानो ये लंबे समय से इसी अवस्था में हो। वह सफल हो गया। दानव टाइटन जू कैन का दिल कांप उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों से अनिच्छा से। ब्लड गॉड क्लोन को खुद की सफलता की उम्मीद नहीं थी। अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए दिव्य ज्वाला का उपयोग करना एक पागलपन भरा कदम था। फिर भी वह सफल रहा। ब्लड स्लेयर रेस के दोनों काले प्रेतों ने बलपूर्वक इसका सामना किया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने ब्लड स्लेयर रेस के दो अंधकार में प्रेतों को कमाका था। उनकी क्षमता उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। उसी समय ब्लड गॉड क्लोन मुस्कुराया। हाथ के इशारे से ही काली ज्वाला एकत्रित होकर उसकी ओर बढ़ने लगी। वह उसकी हथेली पर उतरा और काली ज्वाला के एक छोटे गोले में बदल गया। रक्त देवता के क्लोन ने उसे दूर रख दिया और ज़ासलून और ज़ारोसा की ओर देखा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों के सामने से एक चकाचौंध भरी खून जैसी लाल रोशनी गुजरी। फिर वे उठे और रक्त देवता के क्लोन के सामने एक घुटने पर बैठ गए। धन्यवाद रक्त पुत्र, हमारी जान बचाने के लिए। उठो, तुमने मेरे लिए काम किया और ब्लड सोल बैनर छीनने में मेरी मदद की। ब्लड गॉड क्लोन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। डेविल टाइटन जू कैन के होठों के कोने तेजी से फड़कने लगे। ज़ासलून और ज़ारोसा ने ऐसा नहीं सोचा था। दूसरे लोग तो उनका इस्तेमाल करने के बाद हार मान लेते। वे उन्हें बचाते भी नहीं और न ही कोई तोहफा देते। ये बहुत बड़ा उपकार था। विशेषकर ज़ारोसा, वह बेहद उत्साहित थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति न केवल उच्च स्तरीय दानव सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी थी, बल्कि उसकी मार्शल आर्ट भी उच्च स्तरीय दानव स्तर तक पहुंच चुकी थी। सम्राट स्तर की शक्ति। उसने अपनी ब्लड स्लेयर फिजिक को भी जागृत कर लिया था। इस बार उसने ज़ासलून को पकड़ लिया और एक उच्च श्रेणी की शैतान सम्राट बन गई। वह पिशाचों के पैतृक क्षेत्र में असफल रही और उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। अंततः वह संत स्तर की गोली बनाने में भी असफल रही। 2 बार लगातार उत्तेजनाओं के बाद उस समय उसकी निराशा और अनिच्छा को कोई नहीं समझ सका। सब लोग उस पर हंस रहे थे। ब्लड स्लेयर रेस की प्रतिभा। वह तो उच्च स्तरीय डेविल सम्राट के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए। आखिर वह किस तरह की प्रतिभा थी? पल भर में ही वह अपनी प्रसिद्धि से गिर पड़ी। ब्लड स्लेयर रेस में अब कोई भी उसे प्रतिभाशाली नहीं मानता था। कई मध्यम स्तर के शैतान सम्राट भी उसका सम्मान नहीं करते थे। इसके बजाय वे निजी तौर पर उसके बारे में बातें करते थे और तरह तरह की बुरी बातें कहते थे। सौभाग्य से उसने ब्लड सन का अनुसरण करना चुना। उसने अतीत के अपने पूर्वाग्रहों और द्वेषों को त्याग दिया और ब्लड सन का अनुसरण किया। यह ऐसा काम नहीं था जो कोई साधारण व्यक्ति कर सके। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस वजह से उसमें कोई गरिमा नहीं बची। मगर इससे क्या? अब वह उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसने अपनी ब्लड स्लेयर फिजिक को भी जागृत कर लिया था। वह एक बार फिर ब्लड स्लेयर रेस की शीर्ष प्रतिभा बन गई। अंधेरे प्रेत जाति में ताकत ही सब कुछ थी। उसे विश्वास था कि उसके वापस जाने के बाद कोई भी उसे डांटने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी क्षण ब्लड स्लेयर रेस के अन्य काले प्रेत एक एक करके जाग उठे। उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने बस अपने द्वारा इस्तेमाल किया गया मूल रक्त पुनः प्राप्त कर लिया। लेकिन यह एक छिपी हुई भलाई थी। ब्लड गॉड क्लोन के बिना वे डेविल टाइटन जू कैन के हाथों मारे जाते और ब्लड सोल में परिवर्तित हो जाते। बैनर। इस प्रकार ब्लड स्लेयर रेस के अंधकार में प्रेतों के जागने के बाद वे घुटने टेककर ब्लड गॉड क्लोन को दिल से धन्यवाद देने लगे। शैतान टाइटन जू कैन को इस स्वामी सेवक संबंध को देखकर घृणा महसूस हुई। सभी लोग जीवित और खुश थे। केवल वही दुखी था। उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और उसने एक महत्वपूर्ण दिव्य हथियार भी खो दिया। यहां तक कि वह कैदी भी बन गया।
यही वह दुनिया थी जहां उसे चोट लगी थी। यह मामला खत्म हो गया है। अब हमारे जाने का समय है। ब्लड गॉड क्लोन ने डेविल टाइटन जू कैन की ओर देखते हुए शांत भाव से कहा। जल्दी से चले जाओ, जल्दी करो और निकल जाओ। शैतान टाइटन जू कैन मन ही मन उसे लगातार उकसा रहा था। वह चाहता था कि रक्त देवता का क्लोन जितनी जल्दी हो सके चला जाए। वह यही रहना चाहता था, कुछ समय के लिए अकेले। लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है, रक्त देवता ने कहा। क्लोन ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। डेविल टाइटन जू कैन का दिल बैठ गया। उसे कुछ बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूर करके पूछा, क्या बात है? ब्लड एम्बर एक्स। ब्लड गॉड क्लोन ने एक नाम उगला। ब्लड एम्बर एक्स। डेविल टाइटन जू कैन हैरान रह गया। सभी कबीले, मैंने आपको ब्लड एम्बर एक्स को नियंत्रित करने की अनुमति दे दी है। आपको और क्या चाहिए? चाहना। उसने सोचा कि ब्लड गॉड क्लोन अभी भी असंतुष्ट है और कुछ शर्तें रखना चाहता है। तुम्हें बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि जब मैं ब्लड एम्बर एक्स का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत होती है। युद्ध शुरू होने से पहले तुम्हें जल्द से जल्द ठीक हो जाना चाहिए, ब्लड गॉड क्लोन ने कहा। उसने शांत भाव से कहा। शैतान टाइटन जू कैन श्राप देना चाहती थी, जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाए। आखिर किसने उसे इस तरह पीटा? यह तो बहुत आसान लग रहा था। क्या इस आदमी को लगता था कि वह ऐसा कर सकता है? क्या वो ऐसे ही ठीक हो गया? वह पहले से ही बुरी तरह घायल था। जू जू द्वारा घायल होने के बाद उसका चोट और भी गंभीर हो गई। वह थोड़े समय में ठीक नहीं हो पाएगा। विशेषकर उनकी आध्यात्मिक शक्ति और शाश्वत शक्ति, अपनी स्वयं की शक्ति से वे उन्हें पुनः प्राप्त करने में असमर्थ थे। नियम के अनुसार ब्लड स्लेयर रेस के अंधकार में प्रेतों को परिष्कृत करने के बाद वह ब्लड सोल बैनर की शक्ति का उपयोग करके पुनः प्राप्त कर सकता था। लेकिन अब ब्लड सोल बैनर गायब हो चुका था। वह क्या कर सकता था? वह भी असमंजस में था। उसके दिल में अत्यधिक निराशा की भावना भर गई। उसे उल्टी करने का मन हो रहा था। खून, मुझे डर है कि मैं युद्ध से पहले ठीक नहीं हो पाऊंगा, डेविल टाइटन जू ने कहा। कैन ने अपनी नाराजगी को दबाते हुए कड़े स्वर में कहा। ब्लड गॉड क्लोन उसकी बेफिक्री देखकर अवाक रह गया। उपस्थिति, तुम रक्तपुत्र से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? जासलून चिल्लाया। वह पहले से ही डेविल टाइटन जू कैन के प्रति द्वेष और घृणा से भरा हुआ था। इसलिए जब उसने उसे ब्लड गॉड क्लोन का अपमान करते देखा तो उसने शैतान के रूप में उसकी गरिमा की परवाह किए बिना उसे जोर से फटकारा। टाइटन, सामान्य परिस्थितियों में जासलून ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब जब शैतान टाइटन जू कैन ने रक्तपुत्र के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, तो उसे किसी बात का डर नहीं था। डेविल टाइटन जू कैन ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह कुछ कर ही न सके। खांसी। ब्लड गॉड क्लोन समझ गया कि उसने शायद दूसरे पक्ष को इतना पीटा है कि वह निराश हो गया है। शैतान टाइटन जू कैन ने अंधेरे प्रेतों का उपयोग करने की योजना बनाई थी, ब्लड स्लेयर रेस ब्लड सोल बैनर बनाने के लिए, ताकि वह वापस पाना। अब जबकि ब्लड गॉड क्लोन ने ब्लड सोल बैनर छीन लिया था, युद्ध से पहले उसे आराम करने देना थोड़ा अनुचित लग रहा था। तो कैसा रहेगा? ब्लड गॉड क्लोन ने कुछ देर सोचा और शांत भाव से कहा, चूंकि तुमने मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वापस पाना। ओह, डेविल टाइटन जू कैन की आंखें चमक उठी। वह पहले ही जू जू के कौशल का साक्षी बन चुका था। ब्लड सोल बैनर भी जू जू के हाथों में था। यदि दूसरा पक्ष उसे उबरने में सहायता करने को तैयार हो तो शायद वह ऐसा कर सके। इसे करने के लिए देखते हैं कि क्या तुम अपने अधीनस्थों से अलग होने को तैयार हो, ब्लड गॉड क्लोन ने कहा। तुम उनके मूल रक्त का उपयोग करना चाहते हो? डेविल टाइटन जू कैन ने पूछा। बिल्कुल सही, ब्लड गॉड क्लोन ने सिर हिलाया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले मैंने बहुत सारा खून तैयार कर लिया है। उत्पत्ति। डेविल टाइटन जू कैन की आंखें चमक उठी। ओह, कहाँ? ब्लड गॉड क्लोन ने आश्चर्य से पूछा। यह इस विशाल हॉल के ठीक नीचे है, डेविल टाइटन जू कैन ने कहा। तो फिर इसे निकालो, रक्त देवता के क्लोन ने असहाय होकर कहा। शैतान टाइटन जू कैन ने जरा भी समय बर्बाद किए बिना टोकन निकाल लिया। उसने अपने खून की एक बूंद निचुड़ी और उसे टोकन पर टपका दिया। बूम! उस टोकन से खून जैसी लाल चमक निकली। उस पर बने प्रतीक जगमगा उठे। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और टोकन उड़ गया। वह बीच में तैरने लगा। विशाल हॉल के गुंबद से रक्त लाल रंग की प्रकाश किरणें निकली और टोकन पर जा गिरी।
अगले ही पल खून जैसे लाल रंग की एक मोटी किरण निकली। टोकन गिरा और ग्रेट हॉल में जा गिरा। बूम! एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। विशाल हॉल की जमीन धीरे धीरे फटने लगी। चकाचौंध भरी खून जैसी लाल दरारें। नीचे से प्रकाश आ रहा था जिससे खून की तेज दुर्गंध फैल रही थी। ये है। ब्लड गॉड क्लोन के चेहरे के भाव बदल गए। वह हक्का बक्का रह गया। इस दानव टाइटन ज़ूकैन ने कितने जीवित प्राणियों को मारा। खून की दुर्गंध बहुत तेज थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष के पास ऐसा तुरुप का पत्ता होगा। उन्हें अचानक सौभाग्यशाली महसूस हुआ। सौभाग्यवश पूरा विशाल हॉल सील कर दिया गया था। अगर शैतान टाइटन ज़ूकैन, अगर उसने नीचे मौजूद मूल रक्त का इस्तेमाल किया होता तो उसे उससे छुटकारा पाने के लिए और अधिक प्रयास करना पड़ता। जैसे ही जमीन फटी, सामने खून का एक विशाल कुंड दिखाई दिया। सभी लोग, रक्त देवता के क्लोन ने पलकें झपकाईं। उसने रक्त कुंड के ऊपर तैरते हुए कई गुण बुलबुले देखे। रक्त सार शक्ति 1500, रक्त सार शक्ति 2000, रक्त सार शक्ति 1200, रक्त सार शक्ति 2500, रक्त सार शक्ति। अंतरिक्ष की दरार में छिपा हुआ वांग टेंग स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में एक तीखी चमक कौंध गई। ये रक्त सार शक्ति थी। उसने यह ऊर्जा नाग जाति के खंडहरों में स्थित रक्त कुंड से प्राप्त की थी। उस समय रक्त सार शक्ति को आत्मसात करने के बाद उसके शरीर में एक जबरदस्त उछाल आया। रक्त सार शक्ति मूल रक्त से भिन्न थी। मूल रक्त किसी भी जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण रक्त होता है, जबकि रक्त सार शक्ति मूल रक्त में ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप होती है। सामान्य परिस्थितियों में मूल रक्त से रक्त सार शक्ति को शुद्ध करना आसान नहीं होगा। हालांकि वांग टेंग एट्रीब्यूट बबल्स को उठाकर सीधे ब्लड एसेंस पावर को अवशोषित कर सकता था। जब वह नाग जाति के खंडहरों में था, तब उसने यह वस्तु उठाई, संबंधित विशेषता वाले बुलबुले का उपयोग किया और इस रक्त सार शक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। अन्य लोग केवल कुंड में मौजूद मूल रक्त को ही अवशोषित कर सके। इसका प्रभाव उनके जितना अच्छा नहीं था। वांग टेंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया और तालाब में मौजूद सभी गुण बुलबुलों को उठा लिया। उन्हें इतने अच्छे अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अनेक गुणधर्मों के बुलबुले वांग टेंग के शरीर में समाहित हो गए और शुद्ध रक्त ऊर्जा की फुहारों में परिवर्तित हो गए। वे उसके अंगों में प्रवाहित होकर उसके शरीर को पोषण प्रदान करने लगे। पल भर में वांग टेंग ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक और परिवर्तन और उदात्तीकरण हुआ है। यह एक अधिक शक्तिशाली दिशा की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें चमक उठी। वह तुरंत डेवोर स्पेस में दाखिल हुआ और पालथी मारकर बैठ गया। बूम! उसके शरीर से एक शक्तिशाली कंपन उत्पन्न हुई। उसे भक्षण क्षेत्र में छिपने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने अपनी शारीरिक शक्ति का सीधा प्रयोग किया। यह एहसास बेहद ताजगी भरा था। स्विश! इस समय वांग टेंग के शरीर में रक्त का प्रवाह तीव्र था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में एक विशाल नदी बह रही हो। यह एक विचित्र अनुभूति थी। उसके शरीर की मांसपेशियां खामोशी से फड़क रही थीं। लयबद्ध तरीके से उसका शरीर धीरे धीरे और अधिक सुडौल होता जा रहा था। उन सुडौल मांसपेशियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें स्वर्ग से किसी अदृश्य हाथ ने तराशा हो। बेहद खूबसूरत, परिपूर्ण और शक्तिशाली। उनकी मांसपेशियां अतिरंजित नहीं थीं। शरीर को सुडौल बनाने के प्रशिक्षण में माहिर उन मार्शल योद्धाओं की तुलना में उनका शरीर निस्संदेह थोड़ा दुबला पतला था। हालांकि उसके भीतर एक शक्तिशाली शक्ति छिपी हुई थी। ब्रह्मांड स्तर और उच्च श्रेणी के दानव सम्राट भी उसके सामने अप्रतिम थे। यहां तक कि शारीरिक प्रशिक्षण में निपुण मार्शल योद्धा भी शायद ही कभी उससे मुकाबला कर पाते थे। स्वर्ण ड्रैगन जाति और सौर ड्रैगन जाति के ब्रह्मांडीय स्तर के मार्शल योद्धाओं का शरीर शक्तिशाली था, लेकिन वे उसके बराबर नहीं थे। मिलान वांग टेंग का शारीरिक रूप से इतना भयावह था। दरअसल प्राचीन देवता के मांस और रक्त को आत्मसात करने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति पहले ही एक भयावह स्तर पर पहुंच चुकी थी। इस बार रक्त सार शक्ति ने उसकी साधना को फिर से बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। यह एक सुखद आश्चर्य था। ऐसा लगता है कि यह शुद्ध शक्ति शरीर के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। वांग टेंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपना सिर नीचे करके अपने सामने देखा। शरीर, वह मन ही मन सोचने लगा। उसका शरीर फिर से मजबूत हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। भक्षण क्षेत्र में मौजूद स्थान दबाव सहन नहीं कर सका और उसमें कंपन होने लगी। मेरी शक्ति को दायरे की शक्ति के 20वें स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। पहले से ज्यादा मजबूत। अपनी ताकत का सावधानीपूर्वक आकलन करने के बाद वह मुस्कुराया। वह संतुष्ट था। उन्हें इस लाभ की उम्मीद नहीं थी।
ये शैतान टाइटन ज़ूकैन का तुरुप का पत्ता है। यह उनके लिए फायदे का सौदा था। लेकिन वांग टेंग ने अचानक भौहें चढ़ा ली। रक्त कुंड में मौजूद मूल रक्त से रक्तसार शक्ति गुण वाले बुलबुले उत्पन्न हो सकते थे। इससे इसकी शक्ति का प्रमाण मिलता था। वह सोच रहा था कि यह रक्त कहां से आया होगा। उसने वॉइस ट्रांसमिशन का उपयोग करके ब्लड गॉड क्लोन से बात की। बाहर रक्त देवता के क्लोन की आंखें चमक उठी। उसने शैतान टाइटन ज़ूकैन की ओर देखा और सहज भाव से पूछा, आपने बहुत सी चीजें तैयार की है। इस कुंड से मूल रक्त प्राप्त करने में आपने बहुत मेहनत की होगी। नहीं, डेविल टाइटन ज़ूकैन ने शांत भाव से उत्तर दिया। मैंने इन्हें युद्ध क्षेत्र से ही इकट्ठा किया है। यह सुनकर वांग टेंग का दिल भारी हो गया, लेकिन फिर भी उसने एक गहरी सांस ली। राहत की सांस। डेविल टाइटन ज़ूकैन खुशकिस्मत था कि उसने मूल के रक्त को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर वध नहीं किया। परिणाम पहले से ही तय था। वह कुछ भी नहीं बदल सकता था। सौभाग्य से शैतान टाइटन ज़ूकैन उसके नियंत्रण में था, इसलिए उसे उसके द्वारा कुछ अनियंत्रित करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। तुमने अभी खून का तालाब क्यों नहीं साफ किया? अगर तुमने ऐसा किया होता तो ब्लड गॉड क्लोन शायद नहीं मरता, ब्लड गॉड क्लोन ने पूछा। रुचि से, उनकी मौत का मुझसे क्या लेना देना है? इस कुंड में मौजूद मूल रक्त मेरे घावों को भरने के लिए काफी नहीं है, शैतान टाइटन ज़ूकैन ने कहा। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम सचमुच निर्दयी हो। ब्लड गॉड क्लोन ने कहा, तुम सचमुच बहुत निर्दयी हो। डेविल टाइटन ज़ूकैन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे मुद्दे पर आ गई। क्या हम शुरू कर सकते हैं? आप समय बर्बाद नहीं करना चाहते, हैं ना? ब्लड गॉड क्लोन, किसी कारणवश वह दुखी महसूस कर रहा था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ठीक होने में मदद करूं? बढ़िया योजना है, उसने मन ही मन चिढ़कर कहा। उसने अपनी निगाहें घुमाई और व्यंग्य से बोला, मैं इस मौके का इस्तेमाल शैतान टाइटन के शरीर को समझने के लिए कर सकता हूं। मैंने इससे पहले शैतान टाइटन्स का अध्ययन नहीं किया है। इस बारे में सोचकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। डेविल टाइटन ज़ूकैन उस समय बेहद खुश हो गया जब उसने अचानक महसूस किया कि ज़ूजू की निगाहें अजीब सी हो गई हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आप उसे दोष नहीं दे सकते थे। वह पहले से ही ज़ूजू की हरकतों से परेशान था। यातना। हर बार जब उसे लगता था कि दूसरे पक्ष ने अपनी सारी क्षमता का इस्तेमाल कर लिया है, तो दूसरा पक्ष कुछ ऐसे अकल्पनीय दांव लेकर आता था जो उसे चकित कर देते थे। सतर्क न रहना मुश्किल था। वह क्या करना चाहता है? यह विचार डेविल टाइटन ज़ूकैन के मन में आया और वह इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। इससे वह और भी ज्यादा दुखी हो गया। एक विशालकाय शैतान भी एक मध्य स्तरीय शैतान सम्राट से घबरा गया था। उसे तो उससे थोड़ा डर भी लग रहा था। असंभव, मैं उससे क्यों डरूंगा? डेविल टाइटन ज़ूकैन ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। चलिए शुरू करते हैं, ब्लड गॉड क्लोन ने उत्साह से कहा। कुछ गड़बड़ थी। शैतान टाइटन ज़ूकैन अवाक रह गया। वह और भी सतर्क हो गया। रक्त देवता के क्लोन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। हाथ के एक इशारे से रक्त देवता की वेदी से एक भयानक खूनी लाल चमक निकली। नीचे रक्तकुंड में मौजूद मूल रक्त वेल द्वारा पानी चूसने की तरह खींचा चला आया। खूनी लाल पानी की धाराएं हवा में उठी और बहने लगी, रक्त देवता की वेदी की ओर। पल भर में रक्त देवता की वेदी पर एक तेज लाल रोशनी चमक उठी। रक्त देवता की वेदी के ऊपर जटिल और दिव्य रक्त लाल रंग के प्रतीक प्रकट हुए और तैरने लगे। वे लगातार घूमते और नाचते रहे, एक विचित्र शक्ति का संचार करते हुए। रक्त देवता की वेदी पर खून की तीव्र दुर्गंध फैल गई। वहां मौजूद पिशाचों की काली आत्माएं उस दुर्गंध के लिए तरसने लगी। डेविल टाइटन ज़ूकैन ने इस दृश्य पर एक नजर डाली और स्वीकार किया कि उसे थोड़ी जलन हो रही थी। अगर ब्लड गॉड ऑल्टर को छीनने का मकसद न होता तो वह अपने किसी जूनियर को अपना दुश्मन न बनाता। रक्त देवता की वेदी पिशाचों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अगर उसके पास ब्लड गॉड अवतार होता तो वह ब्लड सोल बैनर बनाए बिना ही अपनी चोटों को जल्दी ठीक कर सकता था। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि यही यहां हुई घटना का कारण बनेगा। वह अपने घमंड में असफल रहा और इसके बजाय धोखा खा गया। ऊपर जाओ, ब्लड गॉड क्लोन की संयमित आवाज सुनाई दी। डेविल टाइटन ज़ूकैन की आंखें चमक उठी। उसने सोचना बंद किया और ब्लड गॉड अवतार पर छलांग लगा दी। वह पालथी मारकर बैठ गया। उस क्षण उसे रोने की तीव्र इच्छा हुई। अन्य कनिष्ठों ने तो इसका पहले ही इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन एक शैतान टाइटन होने के नाते वह इसका इस्तेमाल केवल आज ही कर सकता था। ये बात समझ से परे थी। ब्लड गॉड क्लोन को नहीं पता था कि शैतान टाइटन क्या सोच रहा है।
उसने अपना हाथ हिलाया और रक्तमय शक्ति ने शैतान टाइटन को घेर लिया, जिससे उसे ठीक होने में मदद मिली। उसी समय वांग टेंग ने विशाल हॉल में चारों ओर देखा और एट्रीब्यूट बबल्स को उठाया। पिछली लड़ाई के दौरान उसने बड़ी संख्या में एट्रीब्यूट बबल्स गिरा दिए थे, लेकिन अभी तक उन्हें उठाया नहीं था। अब उसके पास अपने लाभों को गिनने का समय था। मुझे उम्मीद है कि डेविल टाइटन लेवल एट्रीब्यूट बबल्स मुझे निराश नहीं करेंगे, वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें चमक उठी। नेदर गॉड रेस के डेविल टाइटन के एट्रीब्यूट बबल्स की यादें अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। हालांकि वह जानता था कि शैतान टाइटन ज़ूकैन की तुलना नीदर गॉड रेस के शैतान टाइटन से नहीं की जा सकती। इसके अलावा वो बुरी तरह घायल था, इसलिए संभवतः उसके पास एट्रीब्यूट बबल्स की संख्या सीमित थी। बेशक, क्योंकि डेविल टाइटन ज़ूकैन को मारा नहीं गया था, इसलिए ऐसा होगा। कम विशेषता वाले बुलबुले। पिछली बार उसने नेदर गॉड रेस के शैतान टाइटन को जबरदस्ती मार डाला था। भला उनके लिए इसका लाभ एक जैसा कैसे हो सकता है? आत्मा की उत्पत्ति 55000, जीवन की उत्पत्ति 62000, आधा चरण ब्रह्मांड स्तर आत्मा 85000, डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 58000, संत स्तर रक्त प्रतिभा 35000, मैड ब्लड ब्लेड 14500, मैड ब्लड फिस्ट 18000, रक्त सागर डोमेन 7वें स्तर का एकीकरण चरण तारांकन 5000, रक्त की उत्पत्ति 7वें स्थान पर तारांकन 26000, ब्लड वर्ल्ड 7वां स्थान तारांकन 32000। गुणों के बुलबुले एक एक करके वांग टेंग के शरीर में समा गए। वह अनियंत्रित रूप से कांप उठा। आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा में धारा प्रवाहित हुई, जिसने उसके शरीर और आत्मा को पोषण दिया। इसके बाद एक सुखद अनुभूति हुई। फिर अर्धचरणीय ब्रह्मांडीय स्तर की आत्मा और नक्षत्र अंधकार शक्ति थी। वांग टेंग ने इन दोनों गुणों को पूर्ण कर लिया था, इसलिए गुणों के बुलबुले और भी घने हो गए। अचानक एक शक्ति का बुलबुला वांग टेंग के शरीर में प्रवेश कर गया और एक अजीब ऊर्जा में बदल गया। वांग टेंग अचंभित रह गया। ये है। वह अचंभित रह गया। उसने आश्चर्य से अपने शरीर की ओर देखा। संत स्तर की रक्त प्रतिभा। यह पिशाच जाति की एक विशेष प्रतिभा थी और यह संत तक पहुंच चुकी थी। स्तर। यह अत्यंत दुर्लभ घटना थी। वांग टेंग को अतीत में इस तरह की कोई नस्लीय प्रतिभा प्राप्त नहीं हुई थी। उसे केवल कुछ पिशाच विशेष शारीरिक क्षमताएं ही प्राप्त हुई थीं। अब उसे पता चल गया था कि विशेष शारीरिक क्षमता के अलावा पिशाचों में संबंधित जातीय क्षमता भी होती है। हालांकि अतीत में वांग टेंग का पिशाच शरीर रक्त देवता के शरीर के समान था। इस शक्तिशाली शरीर के सामने साधारण पिशाच प्रतिभाएं बेकार थीं। अब संत स्तर की रक्त प्रतिभा उसके लिए उपयोगी साबित हुई। जैसे ही शक्ति उसके शरीर में समाहित हुई, चुपचाप एक विचित्र परिवर्तन घटित हुआ। वांग टेंग को लगा कि वह रक्त शक्ति के प्रति अधिक सौहार्दपूर्ण है। उसके हृदय में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। उसे कुछ ऐसे स्थानों का ज्ञान प्राप्त हुआ था जहां वह पहले कभी नहीं गया था। पहले समझ में नहीं आया था। इस बदलाव से उनकी क्षमताओं में तुरंत वृद्धि नहीं हुई, लेकिन यह उसे सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे उसे भविष्य में अपनी साधना में रक्त की शक्ति को समझने में आसानी हो सकती है। संत स्तर की रक्त प्रतिभा। यह संत स्तर के रक्त कौशल का लाभ था। हालांकि रक्त देवता की शारीरिक बनावट और अन्य पिशाचों की शारीरिक बनावट भी इसका लाभ उठाती है। इसके भी ऐसे ही प्रभाव थे। उसे बहुत सारी प्रतिभाएं होने से कोई आपत्ति नहीं थी। उनमें कोई मतभेद नहीं था। दरअसल एक निश्चित दृष्टिकोण से देखा जाए तो संत स्तर की यह रक्त प्रतिभा कुछ विशेष शारीरिक प्रतिभाओं से कमजोर नहीं थी। अगर ऐसा नहीं होता तो डेविल टाइटन ज़ूकैन इस प्रतिभा के साथ डेविल टाइटन स्तर तक नहीं पहुंच पाती। वांग टेंग के पास 5वीं श्रेणी का रक्त दानव शरीर था। उसे लगता था कि 5वीं श्रेणी का रक्त दानव शरीर केवल इसी स्तर का होता है। शैतान टाइटन ज़ूकैन ने मुझे एक अच्छा उपहार दिया। वांग टेंग मन ही मन मुस्कुराया। अगले 2 गुण बुलबुले उसके दिमाग में विलीन हो गए और 2 अलग अलग युद्ध तकनीकों में बदल गए। 2 आकृतियां दिखाई दी। इनमें से एक आकृति युद्ध की तलवार पकड़े हुए थी और एक अत्यंत शक्तिशाली तलवारबाजी कौशल का अभ्यास कर रही थी। तेज रोशनी निकली। तारामंडल फट गए और शक्तिशाली जीव खून की धुंध में बदल गए। दूसरे व्यक्ति ने बेरहमी और क्रूरता से मुक्केबाजी का कौशल दिखाया। हर एक मुक्का बेरहम और क्रूर था। मुक्कों के वार से कुछ जीव खून के धुंध में बदल गए और फट पड़े। उनके शरीर उन भयानक मुक्कों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए। ये दोनों युद्ध तकनीकें अत्यंत शक्तिशाली थीं। वांग टेंग चकित रह गया।
मैड ब्लड ब्लेड डेविल टाइटन स्टेज 3500/15000 छोटी उपलब्धि। मैड ब्लड फिस्ट उच्च स्तरीय डेविल सम्राट का शिखर 9000/10000 छोटी उपलब्धि। उपलब्धि। वांग टेंग ने मैड ब्लड ब्लेड में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वह हमेशा से ही इसमें पारंगत होने के स्तर पर ही था। अब उसने 2 स्तर पार कर लिए और छोटी उपलब्धि के स्तर पर पहुंच गया। मैड ब्लड फिस्ट उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर पर था। अतीत में वह इसे समझ नहीं पाया था, लेकिन अब यह छोटी उपलब्धि के स्तर तक पहुंच चुका था। इससे उसे इस युद्ध तकनीक को तुरंत समझने की क्षमता मिली। इतना ही नहीं, वह उस स्तर की निपुणता हासिल कर चुका था, जिसे हासिल करने में अन्य लोगों को 10 साल से अधिक का समय लग जाता है। डेविल टाइटन जू कैन को इन दोनों युद्ध तकनीकों की अच्छी जानकारी थी। अब वांग टेंग को फायदा था। फिर उनके मन में कुछ और ज्ञान की बातें उभर आईं। वांग टेंग के मन में एक अलौकिक दृश्य प्रकट हुआ। रक्त का सागर उमड़ रहा था और उफान मार रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश और पृथ्वी से जुड़ा हो और सब कुछ डुबो देना चाहता हो। ब्लड सी डोमेन। वे दोनों ही रक्त सागर क्षेत्र थे, लेकिन इस रक्त सागर क्षेत्र की शक्ति वांग टेंग के रक्त सागर क्षेत्र की शक्ति से कई गुना अधिक थी। कार्य क्षेत्र। रक्त सागर डोमेन 5000/7000 7वें स्तर का एकीकरण चरण। 7वें स्तर का एकीकरण चरण। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। वह बेहद खुश था। उसका रक्त सागर क्षेत्र 7वें स्तर तक पहुंच चुका था। एकीकरण चरण। यह नीदर गॉड रेस के 9वें स्तर के डोमेन जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसने उसके अधिकांश एकीकरण चरण डोमेन को पार कर लिया था। यह ब्लड गॉड क्लोन के लिए एक अच्छी खबर थी। आखिरकार वह ज्यादातर समय केवल पिशाच की शक्तियों का ही उपयोग कर सकता था। इसलिए पिशाच की क्षमता जितनी अधिक होगी, उतना ही बेहतर होगा। रक्त सागर क्षेत्र के प्रकट होने के बाद एक और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति प्रकट हुई। रक्त की उत्पत्ति। दिव्य रक्त लाल रंग के प्रतीक प्रकट हुए और रक्त सागर क्षेत्र पर अंकित हो गए, जिससे इसकी आभा और भी मजबूत हो गई। यह उत्पत्ति के नियमों की आभा थी। पल भर में रक्त सागर क्षेत्र उछल पड़ा और पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। भयानक। फिर एक और शक्तिशाली शक्ति प्रकट हुई और रक्त सागर क्षेत्र में विलीन हो गई, जिससे उसमें फिर से परिवर्तन आ गया। विश्व शक्ति। ये रक्तलोक था। इस क्षेत्र को अब क्षेत्र कहना उचित नहीं था। यह एक विशाल रक्तरंजित दुनिया में परिवर्तित हो चुका था। रक्त के अथाह सागर के अलावा ये था खून जैसा लाल और खून की दुर्गंध से भरा हुआ। यदि कोई भी जीवित प्राणी उसमें गिर जाता तो वह खून के तालाब में बदल जाता तुरंत ही, और वे जीवित नहीं रह पाएंगे। रक्त की उत्पत्ति 26,000/70,000 7वां स्थान। रक्त जगत 32,000/70,000 7वां स्थान। 7वां स्थान। वांग टेंग की आंखों में चमक आ गई। उसने दबे स्वर में सिर हिलाया। ये डेविल टाइटन ज़्यू कैन पूरी तरह से बेकार नहीं था। रक्त की उत्पत्ति और रक्त लोक दोनों 7वें स्थान पर थे। उन्हें शैतान टाइटन्स में भी बुरा नहीं माना जाता था। ध्यान रहे, पाताल लोक जाति के शैतान टाइटन के पास था मृत्यु की उत्पत्ति और पाताल लोक, लेकिन वे केवल 7वें स्थान पर थे। बहुत बढ़िया। इस शक्ति से ब्लड गॉड क्लोन और भी मजबूत हो जाएगा और लड़ाइयों को अधिक आसानी से संभाल सकेगा। पहले वह आने वाले युद्ध को लेकर चिंतित था। अब जब शैतान टाइटन ज़्यू कैन उसके नियंत्रण में था और पिशाच की क्षमता बढ़ गई थी, तो उसे आखिरकार अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। 2 दिन और बीत गए। 2 दिन बाद ब्लड गॉड क्लोन ज़ारोसा, ज़ासलून और ब्लड स्लेयर रेस के अन्य काले प्रेतों और बाय डेविल टाइटन ज़ू ने कैन की हवेली चुपचाप रुको। वह प्राचीन किले को अपने साथ ले गया। शैतान टाइटन ज़ू कैन नंगे गोलाकार क्षुद्रग्रह बेल्ट में खड़ा था और देख रहा था। दूर स्थित अंतरिक्ष यान को देखकर वह स्तब्ध रह गया। भगवान शैतान टाइटन, उसके पीछे जायूज और अन्य पिशाच की काली आकृतियां थी जो सौभाग्य से बच गए। उन्होंने उसे ध्यान से पुकारा। उन्हें यह नहीं पता था कि प्राचीन किले को कौन ले गया, और उससे भी कम उन्हें यह पता था कि विशाल सभागार में क्या हुआ था। हालांकि उन्हें यकीन था कि ज़ादानव और दूसरा पिशाच, वे भयानक प्रेत कभी वापस नहीं आएंगे। वे गायब हो गए। आप उनके अंत की कल्पना कर सकते हैं। वहां मौजूद पिशाचों की काली आत्माओं को पता था कि क्या हो रहा है। उन्होंने भय भरी निगाहों से शैतान टाइटन ज़ू कैन को देखा। वह दानव निर्दयी था। पहले तो उन्हें लगा कि वह केवल ब्लड स्लेयर रेस पर ही हमला करेगा। अंधेरे प्रेत। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह पिशाच प्रतिभाओं पर हमला करेगा। बहुत एक क्षण के लिए बचे हुए पिशाचों की काली परछाइयों को बेचैनी महसूस हुई। उनके दिल अशांत हो गए थे। डेविल टाइटन ज़ू कैन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वह बदलाव को महसूस कर सकता था।
पिशाच की काली आत्माओं के रवैये को देखकर मुझे थोड़ी असहायता महसूस हुई। ये सब जू जू का किया धरा था, लेकिन उसे ही बलि का बकरा बनाया गया। वह निराश था। हालांकि उन्होंने कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने शांत भाव से आदेश दिया, तैयार हो जाओ। हम कुछ दिनों में युद्ध के मैदान में निकलेंगे। जी महाराज। पिशाचों के काले प्रेतों ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि शैतानी दानव उन्हें छू भी नहीं पाएगा। वेम्पायर अंतरिक्ष यान पर ब्लड गॉड क्लोन एक साधना कक्ष में आया और पालथी मारकर बैठ गया। वांग टेंग प्रकट हुआ और बोला, यह मामला खत्म हो गया है। मुझे वापस जाना चाहिए। क्या तुम्हें कुछ बताना है? रक्त देवता के क्लोन ने पूछा। चलो, उसी के अनुसार कार्रवाई करते हैं। वांग टेंग की निगाहें बाहर के अंतरिक्ष पर टिकी हुई थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, कोई नहीं जानता कि युद्ध किस दिशा में जाएगा या इसका परिणाम क्या होगा। तुम और मैं शतरंज के मोहरों में से एक हैं। चाहे वह कितना भी भारी क्यों न हो, हम अब भी शतरंज के मोहरे हैं। हम पूरे शतरंज के बोर्ड को नियंत्रित नहीं कर सकते। ब्लड गॉड क्लोन चुप हो गया। ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। ब्लड गॉड क्लोन ने बोलना बंद कर दिया और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो वही करते हैं जो हमें करना चाहिए, कर सकते हैं, और बाकी सब भाग्य पर छोड़ दें। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह वहीं से गायब हो गया, मानो वह कभी प्रकट नहीं हुआ। डेविल टाइटन जू कैन, आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ब्लड गॉड क्लोन ने पलकें झपकाई और आंखें बंद कर ली। वह साधना में लीन हो गया। अध्याय 4256 और भी डार्क गार्ड्स। मिंग वू का आश्चर्य। रक्तवध काया। एक फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान पर वांग टेंग साधना कक्ष में पालथी मारकर बैठे थे। उनकी आंखें हल्की सी चमक रही थी, मानो वे किसी बात पर विचार कर रहे हो। ब्लड गॉड क्लोन के कौशल और भी मजबूत हो गए, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि यह पर्याप्त नहीं है। विशेषकर जब वह अंधेरे में छिपा होता था, उसमें कुछ कौशलों की कमी थी। ब्लड गॉड क्लोन को कुछ ऐसे कामों में मदद करने के लिए किसी की जरूरत थी जिन्हें जनता के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता था। इसी तरह उसे भी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके लिए ये काम कर सके। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई देख नहीं सकता? वांग टेंग दंगम हो गया। उसने अपनी ठोड़ी को छुआ और उसे थोड़ा अजीब लगा। वह प्रकाश ब्रह्मांड का सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति था और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। अब वह खलनायक की तरह व्यवहार क्यों कर रहा था? कोई बात नहीं, अंधेरे के बिना प्रकाश नहीं होता। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसे नहीं लगता था कि उसके कार्यों में कुछ भी गलत था। ये सब जीवित रहने और मजबूत बनने के लिए था, ताकि वह उन अंधेरे प्रेतों से निपट सके। कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। फिर उसकी आंखों में चमक आए और उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया। 4 अग्नि पिंजरे प्रकट हुए। उनके अंदर विशेष आत्माओं के 4 गोले थे। उनसे एक काली आभा निकल रही थी। वे किसी अन्य देश के युद्ध योद्धा नहीं थे। प्रकाश का ब्रह्मांड। डोवु लुवान, सऊदी अरब के लोग, एनलिन लियान, मिंग वू। आत्माओं के ये 4 गोले रक्त देवता क्लोन और वांग टेंग द्वारा मारे गए अंधकार में प्रेत थे। वे शक्तिशाली थे और उन्हें दुर्जय अंधकार में प्रेत माना जा सकता है। इसी वजह से वांग टेंग और ब्लड गॉड क्लोन उन्हें मार नहीं पाए। सौभाग्य से वह सावधान था और उसने उनकी आत्माओं को गुप्त रखा। कचरा पुनर्चक्रण। ये बुरा नहीं था। वांग टेंग ने अपने सामने मौजूद अंधेरे साए को संतुष्टि के साथ देखा। सऊदी और एनलिन लियान क्रमशः ब्लैक फ्लेम ट्रूप और डार्क स्केल ट्रूप के कमांडर थे। मिंग वू की बात करें तो वह नीदर वर्ल्ड ट्रूप का कमांडर और नीदर वर्ल्ड ट्रूप का सदस्य था। जब ब्लड गॉड क्लोन ने मिंग वू को मार डाला तो उसने अपने आध्यात्मिक शरीर का उपयोग करके शैतान टाइटन को धमकी दी कि वह उसे जाने दे। वह शैतानी दानव क्या सोच रहा था? उसने सचमुच रक्त देवता के क्लोन को छोड़ दिया। पाताल लोक के दानव दैत्य ने सोचा था कि रक्त देव का क्लोन उससे डरेगा, इसलिए उसने रक्त देव के क्लोन को मिंग वू की आत्मा ले जाने की अनुमति दी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह बच भी नहीं पाएगा। वांग टेंग मन ही मन मुस्कुराया। नीदर गॉड रेस बुरी तरह घायल हो चुकी थी और खुद की रक्षा भी नहीं कर पा रही थी। भला वे ब्लड गॉड क्लोन की परवाह कैसे कर सकते थे? इसलिए वह मिंग वू की आत्मा को जाने नहीं देगा। संक्षेप में कहें तो यह पाताल लोक के देववंश के शैतान टाइटन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था और वांग टेंग के लिए एक बहुत बड़ा लाभ था। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे हाथों में क्यों हूं? मिंग वू सबसे पहले होश में आया। उसने अपने चारों ओर देखा और हैरानी से पूछा, जू जू कहाँ है? उसका नाम वांग टेंग है। वह प्रकाश ब्रह्मांड का प्रतिभाशाली व्यक्ति है।
डुओ लुवान ने डरते हुए वांग टेंग को देखा। फिर भी उसने मिंग वू से बात की। ये पहले से ही बता सकता था कि यह एक पाताल लोक का देवता है। यहाँ तक कि पाताल लोक के देवता भी बंदी बना लिए गए। इस मानवीय प्रतिभा ने ये कैसे कर दिखाया? उसने उस काले साए से नए कमांडर का नाम भी सुना। उसे उसमें कुछ गड़बड़ सी लगी। वांग टेंग, मिंग वू की आंखें चमक उठी। वह कुछ सोचने लगा। क्या तुम प्रकाश ब्रह्मांड के वही प्रतिभाशाली प्राणी हो जिसने एक सरणी का उपयोग करके हत्या की थी? क्या सभी अंधकार में प्रेत? लगता है मैं काफी मशहूर हो गया हूँ। वांग टेंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे हाथों में क्यों हूँ? जू जू के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? ठंडी आवाज में पूछते हुए मिंग वू की आत्मा थोड़ी सी डगमगा उठी। तुम जानना चाहते हो? वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और अचानक मुस्कुराया। मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मिंग वू, वह किस तरह का सनकी आदमी था? उसका व्यक्तित्व खराब प्रतीत होता था। मनुष्य, हमें जल्दी जाने दो। अगर मैं ठीक हो गया तो तुम यही चाहोगे कि तुम। वे मर चुके थे, सुदी लोगों ने ठंडे लहजे में कहा। सचमुच? वांग टेंग मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली उठाई और एक शुद्ध सफेद लौ निकली। गुलाब। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सफेद लौ तेजी से फैल गई। आह! सऊदी लोग दर्द से चीखने लगे। तभी एक फुफकारने जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी आत्मा और भी कमजोर हो गई। उस अंधकार में प्रेत की आत्मा इसे सहन नहीं कर पाएगी। पवित्र ज्वाला का झुलसना। पवित्र ज्वाला। मिंग वू ने अपने सामने जल रही पवित्र सफेद लौ को तुरंत पहचान लिया। उसकी आत्मा और भी अधिक उग्र रूप से अस्थिर हो गई, और उसमें भय उत्पन्न हो गया। उसका आवाज। तुम भी कोशिश करना चाहते हो? वांग टेंग ने पूछा। मिंग वू, नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वह अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन पाताल लोक के देववंश की गरिमा उसे रोक नहीं पाई। उसे यह बात जोर से कहने से रोक दिया। लगता है तुम यही चाहते हो। वांग टेंग मुस्कुराया और मिंग की ओर इशारा किया। वो स्विश। पवित्र ज्वाला फैल गई और उसे अपने आलिंगन में ले लिया। आह! दर्द भरी एक और चीख सुनाई दी। इस बार ये चीख किसी और की थी। मिंग वू, उसे अन्याय का एहसास हुआ। इस पीड़ा को सहने से पहले वह बस एक पल के लिए ही हिचकिचाया। यातना। भला वह किससे तर्क कर सकता था? जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ही मजा आएगा। तुम भी क्यों न उनके साथ शामिल हो जाओ? वांग टेंग ने अचानक डोवु लुवान और एनलिन लियान की ओर देखा। डोवु लुवान, एनलिन लियान, उन्हें और भी ज्यादा अन्याय का एहसास हुआ। जितने ज्यादा लोग, उतना अच्छा। आपका क्या मतलब है? क्या ये खुशी की बात थी? आपको खुशी के बारे में कुछ गलतफहमी जरूर है। दोनों काली आकृतियां कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन वांग टेंग ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। उसने उन पर एक पवित्र ज्वाला भेजी। आह! आह! दर्द से भरी दो और चीखें सुनाई दी। इस शांत साधना कक्ष में चारों काली आकृतियां एक साथ संगीत प्रस्तुत कर रही थीं। सौभाग्य से किसी ने उन्हें नहीं सुना। अगर ऐसा नहीं होता, तो कोई नहीं जानता कि उनके चेहरे के भाव कैसे होते। वांग टेंग उन्हें सिर्फ यातना नहीं दे रहा था। वह उनकी इच्छाशक्ति को कमजोर करना चाहता था और आगे जो होने वाला था उसके लिए तैयारी करना चाहता था। बस करो, बस करो। तुम क्या चाहते हो? मिंग वू ने अपने दिल के दर्द को सहते हुए पूछा। वांग टेंग ने हाथ हिलाकर पवित्र ज्वाला को अपने पास रखा। उसने कई क्रियाविधियां शुरू की। आलसी शैतान धुंध, मनमोहक धुंध, मनमोहक, जादू, रक्त देवता का अभिशाप। उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। उन चारों काली आत्माओं के पास केवल उनकी आत्मा ही बची थी। पवित्र ज्वाला से झुलसने के बाद उनकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। वे उस गर्मी को सहन नहीं कर सकते थे। घटनास्थल पर हर तरह की मुहरें पड़ी रह गईं। कुछ घंटों बाद चारों काली आकृतियां वांग टेंग के सामने आदरपूर्वक प्रकट हुई। अग्नि पिंजरा गायब हो चुका था क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वे उसे धोखा नहीं दे सकते थे। यहां तक कि पाताल लोक के देवता मिंग वू भी ऐसा नहीं कर सके। पाताल लोक के देवता वर्ग पर वांग टेंग के नियंत्रण के कारण उन्हें विश्वास था कि वे पाताल लोक के देवता वर्ग के इस अंधकार में प्रेत को नियंत्रित कर सकते हैं। इस समय चारों काली आकृतियां आश्चर्य से वांग टेंग को देख रही थीं। वे अविश्वास से भरे हुए थे। प्रकाश ब्रह्मांड से आए इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने क्या किया? आलसी शैतानी धुंध, मनमोहक धुंध, सम्मोहन, जादू, रक्त देव अभिशाप, ये सभी अंधकार में प्रेतों के कौशल थे। साथ ही वे कौशल अत्यंत गहन थे। सामान्य अंधकार में प्रेत उन्हें समझ नहीं पाते। फिर भी प्रकाश ब्रह्मांड का एक योद्धा उन्हें समझने में सक्षम था। आखिर चल क्या रहा था? उन्हें समझ नहीं आया।
यदि दूसरा पक्ष प्रकाश ब्रह्मांड के किसी योद्धा जैसा नहीं दिखता तो उन्हें संदेह होता कि उसके शरीर के नीचे किसी अंधकार में प्रेत की आत्मा छिपी हुई है। आखिरकार कुछ ऐसी काली शक्तियां भी थीं जो प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं के शरीर पर कब्जा कर सकती थीं। शैतानी दिमाग की जाति उनमें से एक थी। साथ ही वे विभिन्न अंधकार में प्रेतों के कौशल को समझ सकते थे, जो वर्तमान स्थिति के समान था। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकाश तत्व का यह मार्शल योद्धा एक शैतानी मानसिकता वाला अंधकार में प्रेत हो? मिंग वू और अन्य अंधकार में प्रेतों ने मन ही मन सोचा। इसी क्षण वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और एक आकृति प्रकट हुई। ये वास्तव में शैतानी दिमाग का अंधकार में प्रेत डार्क जीरो था। मिंग वू, अनलिन लियान और अन्य सभी काली आत्माएं स्तब्ध रह गईं। शैतानी दिमाग का अंधकार में प्रेत, ये डार्क जीरो है। इससे मिल लो, वांग टेंग ने कहा। डार्क जीरो। मिंग वू और अन्य काले प्रेत हैरान थे। उन्हें इस नाम का अर्थ समझ नहीं आया। डार्क जीरो मेरे डार्क गार्ड्स का सिर्फ एक कोड नेम है। आज से तुम भी उनमें से एक होगे, वांग टेंग ने शांत स्वर में कहा। तुम डार्क फोर्स को नियंत्रित करना चाहते हो? वे अंधेरे साए स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तुम कौन हो? मिंग वू ने वांग टेंग को घूरते हुए पूछा। मैं। वांग टेंग हंस पड़ा। क्या तुमने नहीं देखा? तुम प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा नहीं हो सकते। अन्य अंधकार में प्रेतों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में प्रकाश ब्रह्मांड का योद्धा है। यह अविश्वसनीय था। यह तो बिल्कुल ही चौंकाने वाला था। प्रकाश ब्रह्मांड के किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए अंधकार ब्रह्मांड को नियंत्रित करना कितना आश्चर्यजनक था। बल वांग टेंग ने इससे इनकार नहीं किया। उसने उनकी बातों को अनसुना करते हुए मिंगवू की ओर इशारा किया और कहा, अब से तुम ही डार्क वन बनोगे। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम डार्क 2, डार्क 3 और डार्क 4 हो। फिर उसने 3 काली आकृतियों, अनलिन लियान, सोदियो और डोवुल लुवान को देखा। उसने उन्हें उनके सीरियल नंबर दिए। वे अंधकार में प्रेत मूक थे। हालांकि यह सिर्फ एक कोडनेम था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उसी समय डार्क जीरो, जो कि शैतान मन जाति का प्रतिभाशाली सदस्य था और जिसे पहले शियाओ जी के नाम से जाना जाता था, अचंभित रह गया। डार्क स्केल रेस, भेड़ के सिर वाली शैतान जाति, लेजी मिस्ट रेस और यहां तक कि डार्क एपेरिशन भी। क्या वे इस मार्शल शक्ति द्वारा नियंत्रित थे? प्रकाश ब्रह्मांड का योद्धा। न केवल पहली 3 जातियों के अंधकार में प्रेतों को नियंत्रित किया गया, बल्कि पाताल लोक के देवता जाति के एक अंधकार में प्रेत को भी नियंत्रित किया गया। उसने ये कैसे किया? ध्यान रहे, ये अंधकार में प्रेत शैतानी मानसिकता वाले अंधकार में प्रेतों से भी अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली थे। यहां तक कि वे भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। फिर भी वो पकड़ा गया और केवल उसकी आत्मा ही बची रही। उसे मार डाला गया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ये काले साए उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। विशेषकर पाताल लोक के देववंश का वह अंधकार में प्रेत। उसकी आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव को देखते हुए वह एक उच्च कोटि का शैतान सम्राट होना चाहिए। क्या उसने उसे भी मार डाला? अतीत में प्रकाश ब्रह्मांड के इस योद्धा ने उसे हराने के लिए संत स्तर की सरणी का सहारा लिया था। फिर भी वो व्यक्ति एक उच्च कोटि के शैतान सम्राट को मारने में सक्षम था। क्या यह सच था? इस समय वांग टेंग की छवि उसके दिल में अत्यंत तीव्र हो गई। रहस्यमयी। प्रकाश ब्रह्मांड से आए इस प्रतिभाशाली व्यक्ति में कुछ विचित्रता थी। मिंग वू उसे समझ नहीं पा रहा था। सामान्यतः किसी प्रतिभा का वर्णन करने के लिए अजीब शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रकाश ब्रह्मांड से केवल लोग ही कहेंगे कि अंधेरे प्रेत अजीब थे। वे यह नहीं कहेंगे कि प्रकाश ब्रह्मांड के युद्ध योद्धा अजीब थे। अजीब। हालांकि प्रकाश ब्रह्मांड के इस योद्धा के कौशल को प्रकाशमय नहीं कहा जा सकता था। वे तो उनके जैसे अंधकार में प्रेतों से भी कहीं अधिक भयावह थे। उनके जैसा व्यक्ति प्रकाश ब्रह्मांड का प्रतिभावान व्यक्ति कैसे बन गया? ठीक है, तुम स्वयं साधना कर सकते हो। वांग टेंग ने हाथ हिलाकर उन काली आत्माओं को प्राचीन शहर के अंतरिक्ष में भेज दिया। दुर्भाग्यवश रक्त देवता वेदी रक्त देवता क्लोन के पास थी, इसलिए वे अभी उसका उपयोग पुनर्प्राप्ति के लिए नहीं कर सकते थे। अन्यथा रक्त देवता की वेदी कितनी अद्भुत थी, इसे देखते हुए जब तक उत्पत्ति का पर्याप्त रक्त मौजूद रहेगा, यह अंधकार में प्रेतों के पुनर्वास में बहुत सहायक होगा। आखिरकार यहां तक कि अंधेरे प्रेतों को भी उत्पत्ति के रक्त की आवश्यकता होती थी। उनके शव बरामद किए गए। प्रकाश ब्रह्मांड में अंधकार में प्रेत अपनी अद्भुत पुनर्प्राप्ति क्षमता के कारण मार्शल योद्धाओं से बेहतर थे। यह एक कीड़ा। भले ही उनका शरीर नष्ट हो गया हो, फिर भी वे अंधकार में प्रेत उन्हें पुनर्जीवित कर सकते थे। ये धीरे धीरे होता था।
जब तक उनकी आत्माएं पूरी तरह से विलीन नहीं हो जाती। हालांकि मार्शल योद्धा भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। तुलना करें तो ये कहीं अधिक कठिन था और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अधिक था। डार्क अल्तार का भी ऐसा ही प्रभाव होता है। ये तो अंधेरे प्रेतों के लिए और भी बेहतर है। दुर्भाग्य से मेरे पास डार्क अल्तार नहीं है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित करना भी बेहद मुश्किल था, उसे बनाना तो और भी मुश्किल। डार्क अल्तार का स्तर ब्लड गॉड से कहीं अधिक था। वेदिका। वांग टेंग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। सोचने का कोई फायदा नहीं था इस बारे में। अब उनके डार्क गार्ड्स में कई नए सदस्य शामिल थे, जिनमें ये भी शामिल थे। पाताल लोक के देवताओं की जाति से आया वह अंधकार में प्रेत। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसे संतुष्ट होना चाहिए। डेविल माइंड रेस और नेदर गॉड रेस डार्क गार्ड्स के दो तुरुप के पत्ते हैं। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और उसने मन ही मन बुदबुदाया, उनकी क्षमता को पुनः प्राप्त करना बहुत उपयोगी होगा मुझे। अब जब मेरे पास ब्लड सोल बैनर है, तो मैं उन्हें जबरदस्ती बहाल कर सकता हूँ। आध्यात्मिक शक्ति भी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और खून जैसे लाल रंग की एक चमकदार रोशनी का गोला दिखाई दिया। उसके शरीर पर दिखाई दिया। उसके शरीर से एक विशेष आभा निकली और एक छाया में समाहित हो गई। उसके पीछे ब्लड स्लेयर शैडो। यह आकृति ब्लड स्लेयर रेस के सदस्य जैसी दिखती थी। हालांकि यह जासलुन जैसी बदसूरत और क्रूर ब्लड स्लेयर रेस से अलग था। ब्लड स्लेयर रेस का ये शख्स देखने में वांग टेंग जैसा ही लग रहा था। वह आकर्षक था और उसका शरीर बेहद सुगठित था। साथ ही उसमें ब्लड स्लेयर रेस के सभी लक्षण मौजूद थे। वह देखने में ब्लड स्लेयर रेस की महिला जैसी लग रही थी। बेशक इस समानता का यह मतलब नहीं था कि वह आकृति स्त्री की थी। बस इतना ही कि उसकी उत्कृष्ट और परिपूर्ण उपस्थिति ब्लड स्लेयर रेस के पुरुषों से पूरी तरह अलग थी। लेकिन उनके शरीर की भव्यता और पवित्रता में कोई कमी नहीं आई। उसकी आभा जासलुन और जारोसा से भी अधिक शक्तिशाली थी। रक्तस्राव काया। वांग टेंग ने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया और मुस्कुराया। ये वही रक्तवधकारी शारीरिक शक्ति थी जो उसने जासलुन से प्राप्त की थी। और जारोसा। उन दो काली आत्माओं ने उनकी जातीय शारीरिक शक्ति को जागृत कर दिया था और उसने उनसे बहुत कुछ सीखा था। वह लंबे समय से ब्लड स्लॉटर फिजिक पर नजर रखे हुए था। ब्लड स्लॉटर फिजिक 4000/10,000 प्रथम श्रेणी जारोसा और जासलुन की ब्लड आर्गस फिजिक अभी अभी जागृत हुई थी, इसलिए वे केवल प्रथम श्रेणी में थे। हालांकि वांग टेंग की रक्त शक्ति और आत्मा शक्ति असाधारण थी, इसलिए उसका रक्तवध शरीर उन दोनों अंधकार में प्रेतों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। साथ ही उसे यह भी लगा कि उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि वह अपने ब्लड स्लॉटर फिजिक के स्तर को बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा। अगर उसे कुछ समय दिया जाता, तो उसका रक्तपात करने वाला शरीर इससे स्वतः ही उन्नत श्रेणी में पदोन्नति हो जाती थी। ये ज्ञान वांग टेंग को रक्तवध शरीर प्राप्त होने के बाद मिला था। इससे उसे रक्तवध शरीर की विशिष्टता समझ में आई। आत्मा की शक्ति के आधार पर इस शरीर को और बेहतर बनाया जा सकता था। आत्मा के बलवान होने पर शरीर भी बलवान हो जाता है। ब्लड स्लॉटर फिजिक के साथ ब्लड सोल बैनर पर मेरा नियंत्रण और भी मजबूत होगा। वांग टेंग की निगाहें एक पल के लिए चमक उठी। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसके हाथ में खून जैसा लाल झंडा प्रकट हो गया। वह धीरे धीरे घूमने लगा और उससे एक अजीब सी शक्ति निकल रही थी। यहां तक कि डेविल टाइटन जू कैन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। उसने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वह अपने ब्लड स्लॉटर फिजिक को जागृत नहीं कर सका। इस प्रकार डेविल टाइटन जू कैन केवल ब्लड स्लेयर रेस का उपयोग करके ब्लड सोल बैनर को नियंत्रित कर सकता था। वह रक्त आत्मा को अवशोषित और पोषित भी कर सकता था। ब्लड सोल बैनर रक्त आत्माओं को अवशोषित कर सकता था, लेकिन उन्हें पोषित करने में लंबा समय लगता था। वांग टेंग के पास ब्लड स्लॉटर फिजिक थी, जिससे वह अपनी ब्लड सोल को विकसित करने के लिए आवश्यक समय को कम कर सकता था। ब्लड सोल बैनर आत्माओं को अवशोषित करता है और मूल रक्त का उपयोग करके रक्त आत्मा का विकास करता है। यदि मैं ब्लड गॉड अल्तार का उपयोग करके मूल रक्त को अवशोषित करूं और उसका उपयोग रक्त आत्मा का विकास करने के लिए करूं। वांग टेंग को अचानक इस विधि का विचार आया। दिव्य हथियार और संत हथियार का संयोजन निश्चित रूप से उसे अपनी रक्त आत्मा को तेजी से और अधिक शक्तिशाली रूप से विकसित करने में सक्षम बनाएगा। ये ब्लड सोल बैनर बहुत बढ़िया है। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने शैतान टाइटन जू कैन को एक बार फिर धन्यवाद दिया। ये दिव्य हथियार अत्यंत दुर्लभ था। ये संत स्तर के चौथे आपदा स्तर तक पहुंच चुका था। अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण ये 5वें या 6ठे आपदा स्तर के दिव्य हथियार के तुलनीय था।
उस समय डेविल टाइटन ज़ूकैन ने बहुत प्रयास और अनुभव लगाया था, इससे पहले कि वह पर्याप्त सामग्री इकट्ठा कर पाता और एक पिशाच संत स्तर के लोहार को इसे बनाने के लिए आमंत्रित कर पाता। ब्लड सोल बैनर के लिए मूल ध्वज सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। जब तक मूल ध्वज क्षतिग्रस्त नहीं होता था, डेविल टाइटन ज़ूकैन इसका उपयोग करके नए बाल ध्वज बना सकता था। मूल ध्वज में एक ऐसा तंत्र था जिसकी मदद से प्रतीकों को ध्वज पर कॉपी किया जा सकता था। इससे काफी मेहनत बच गई। इसी वजह से ये किसी संत स्तर के लोहार की मदद के बिना अपना झंडा बना सका। इस रक्त आत्मा ध्वज को बनाने के लिए आपको रक्तवत शरीर की काली ऑपरेशन की आवश्यकता होगी। वांग टेंग ने सिर हिलाया। कितना क्रूर है। मूल ध्वज और भी क्रूर और भयावह है। इसके लिए ब्लड स्लेयर रेस के सर्वोच्च श्रेणी के शैतान सम्राट डार्क एपेरेशन और ब्लड स्लेयर रेस के शैतान टाइटन डार्क एपेरेशन की हड्डियों की आवश्यकता होती है। साथ ही कई बहुमूल्य रक्तयस भी चाहिए। सामान्य लोग इसे नहीं बना पाएंगे। वह हैरान था। शैतान टाइटन ज़ूकैन को शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर रेस के डार्क एपेरेशन की हड्डियां कैसे मिली? उच्च श्रेणी के दानव सम्राट तो ठीक थे, लेकिन दानव टाइटन्स को मारना आसान नहीं था। यहां तक कि ज़ूकैन, जो खुद एक दानव टाइटन था, उसे भी उन्हें मारना मुश्किल लगता था। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं। ब्लड सोल बैनर अब मेरा है। वांग तेंग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने रक्त आत्मा ध्वज को अपने पास रखा और ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। राउंड बॉल के नियंत्रण में फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान तियानलान प्रादेशिक क्षेत्र और मेचा प्रादेशिक क्षेत्र के बीच की सीमा की ओर बढ़ रहा था। तियानलान शिंगवेई और अन्य लोग लगभग तियानलान प्रादेशिक क्षेत्र और मेचा प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा पर थे। वहां सीधे जाया जा सकता है। कोई ऐसी जगह जो तियानलान प्रादेशिक क्षेत्र और मेचा प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा से बहुत दूर न हो। एक अंतरिक्ष यान तीव्र गति से यात्रा कर रहा था। उसकी सतह पर लगा सुरक्षात्मक कवच तेजी से हिलने लगा। उसे गंभीर क्षति पहुंची। कुछ अंतरिक्ष यान एक काली आभा उत्सर्जित करते हुए उनका पीछा कर रहे थे। ये काले प्रेतवादित अंतरिक्ष यान थे। बूम बूम बूम। अंधेरे में मौजूद प्रेतों के अंतरिक्ष यानों से काले प्रकाश की किरणें सामने वाले अंतरिक्ष यान की ओर निकली। सामने वाले अंतरिक्ष यान ने तुरंत ही बचाव किया। हालांकि वह एक साथ इतने सारे हमलों से नहीं बच सका। उसे तुरंत ही चोट लगी। बूम। सुरक्षात्मक कवच से चटकने की आवाजें सुनाई दी। अंतरिक्ष यान, दरारें दिखाई देने लगी और विस्फोटों की आवाजें सुनाई देने लगी। भयानक डार्क फोर्स की हलचलें सुरक्षात्मक कवच पर फैल गईं। अंतरिक्ष यान अपने मूल मार्ग से भटक गया और अनियंत्रित होकर उड़ने लगा। वह एक बंजर ग्रह पर जा गिरा। कुछ धुंधले से दिखने वाले अंतरिक्ष यान उस अंतरिक्ष यान के चारों ओर मंडरा रहे थे। लाइट यूनिवर्स के अंतरिक्ष यान में, लाइट यूनिवर्स के योद्धाओं ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और पैनोरेमिक सिमुलेशन के माध्यम से बाहर देखा। उनके चेहरे गंभीर थे और वे भयभीत थे। अंतरिक्ष यान में कान फाड़ देने वाली चेतावनी की घंटी बजी। अंदर मौजूद योद्धाओं का मन भारी हो गया। बड़े भाइयों, बड़ी बहनों, हमें क्या करना चाहिए? हम अंधेरे प्रेतों से घिरा हुआ, एक युवा योद्धा ने कहा। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मैं भाग नहीं सकता। एक युवा योद्धा गंभीर हो गया। उसने अपने बगल में बैठी महिला की ओर देखा और पूछा, शियुआन, युद्ध के मैदान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? केला, हमें कम से कम आधा दिन चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। फू शियुआन ने सिर हिलाया। गंभीर भाव से, धत्तेरी की। युवक ने बगल की धातु की दीवार पर जोरदार मुक्का मारा। उसने क्रोधित होकर कहा, हम दुश्मन से पहले ही बड़ी सावधानी से बच निकले हैं। फिर भी हमें यहाँ अंधेरे साए का सामना क्यों करना पड़ रहा है? हम कितने बदनसीब हैं। फू शियुआन ने उसकी ओर देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। बिना किसी डर के अपना गुस्सा मत निकालो। अपनी शक्ति को इन काली शक्तियों से निपटने के लिए बचा कर रखो। मुझे डर है कि हमारे पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। गेंग हाओगे का चेहरा जम गया। वह खुद को संभाल नहीं पाया। सामान्यतः वह अपनी प्रेमिका के सामने ऐसा नहीं करता, लेकिन उन काली आत्माओं के सामने, स्टेलर अकादमी का ब्रह्मांडीय स्तर का प्रतिभाशाली छात्र होने के बावजूद, वह घबरा गया और बेचैन हो गया। इसी वजह से उसने अपना संयम खो दिया। मैंने अपना आपा खो दिया। गेंग हाओगे के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। फिर उसने बाहर अंतरिक्ष की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, चलो लड़ते हैं। अंधेरे प्रेतों को देखने दो कि स्टेलर अकादमी के प्रशिक्षित मार्शल योद्धा कितने शक्तिशाली हैं। फू शियुआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने चारों ओर नजर घुमाए और कहा, क्या आप सभी अंधेरे प्रेतों से डरते हैं? मैं नहीं डरता। स्टेलर अकादमी और अकादमी के छात्र घबराए हुए थे, लेकिन वे सभी प्रतिभाशाली थे।
वे लंबे समय से तीनों क्षेत्रीय क्षेत्रों में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने पहले भी अंधेरी शक्तियों से लड़ाई लड़ी थी। तीनों क्षेत्रीय क्षेत्रों में पहली बार आने पर वे अब नौसिखिया नहीं थे। इस प्रकार इस समय उनकी निगाहें दृढ़ थीं और वे प्रतिस्पर्धा की भावना से भरे हुए थे। तो चलिए लड़ते हैं, फू शियुआन ने शांत भाव से कहा। उसकी आवाज बुलंद नहीं थी और उसके शब्द दृढ़ नहीं थे। फिर भी जब वे सबके कानों तक पहुंचे तो उनमें स्फूर्ति आ गई, मानो वे भी उनसे प्रभावित हो गए हो। झगड़ा करना। स्टेला एकेडमी के कुछ छात्रों ने चिल्लाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। बूम। फू शियुआन ने अंतरिक्ष यान के केबिन का दरवाजा खोला और बाहर उड़ गई। गेंग हाओगे ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह गंभीर हो गया और फू शियुआन के पीछे पीछे चलने लगा। स्टेला एकेडमी के छात्र उसके पीछे पीछे चले गए। अंधेरे प्रेतों, कौन मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा? फू शियुआन ने दूर से आ रहे अंधेरे अंतरिक्ष यान पर चिल्लाया। उसके हाथ में एक युद्ध तलवार प्रकट हुई और उसकी आभा विस्फोटित हो उठी। कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। उस अंधकार में प्रेत के अंतरिक्ष यान पर एक उच्च कोटि का शैतान सम्राट चल रहा था। बाहर, इस काले प्रेत का शरीर सामान्य काले प्रेत से भिन्न था। एक प्रेत, वह प्रकाश ब्रह्मांड के किसी मनुष्य जैसा दिखता था। उसके काले बाल थे और वह काफी सुंदर था। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा सख्त और भावहीन था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। उससे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। उसी समय उसके सिर पर सींगों की एक विशाल जोड़ी थी। सींगों की इस जोड़ी ने लोगों को ये पुष्टि करने में मदद की कि यह एक काली आत्मा थी। सींगों पर अजीबोगरीब काले पैटर्न बने हुए थे और उनसे एक दुष्ट और अंधकार में आभा निकल रही थी। ये किस प्रकार का अंधकार में प्रेत है? फू शियुआन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा अंधकार में प्रेत नहीं देखा था। कुछ भयानक आकृतियां विशेष थीं। उदाहरण के लिए, डेविल रॉक रेस, विशालकाय शैतानों की रेस और भेड़ के सिर वाले शैतानों की रेस एक नजर में ही पहचान लिया गया। दूसरी ओर, प्रकाश ब्रह्मांड में युद्ध योद्धाओं की तरह दिखने वाले अंधेरे प्रेतों को पहचानना मुश्किल था। अंतर बहुत बड़ा नहीं था, बस दो घुमावदार सींगों का फर्क था। प्रकाश के ब्रह्मांड में भी दो सींगों वाली कई प्रजातियां थीं। उनके रूप रंग के आधार पर यह बताना मुश्किल था कि वे किस प्रजाति के थे। गेंग हाओगे और अन्य प्रतिभाशाली लोग भी इस भयावह आकृति से अनजान थे। उनके दिल बैठ गए और वे और भी गंभीर और चिंतित हो गए। एक अज्ञात अंधकार में प्रेत जाति। अब तीनों क्षेत्रों में अनेक प्रकार की काली परछाइयां प्रकट हो चुकी थीं। हालांकि प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं ने उनसे पहले ही बात कर ली थी और वे उनकी कार्यप्रणाली से परिचित थे। कम से कम उनसे व्यवहार करते समय वह सतर्क तो रह सकता था। यदि यह कोई अज्ञात अंधकार में प्रेत था, तो यदि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता तो इसके परिणाम अकल्पनीय होते। क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो? उस काले साये ने प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। वह सार्वभौमिक भाषा का प्रयोग कर रहा था। बिल्कुल सही, फू शियुआन ने ठंडे स्वर में कहा। उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि यह अंधकार में आकृति बोल सकती थी। सामान्य सार्वभौमिक भाषा। इन अंधकार में प्रेतों ने उनकी भाषा पहले ही समझ ली थी, विशेषकर उन्नत श्रेणी के अंधकार में प्रेतों ने। उनके लिए सबसे बुनियादी भाषा को समझना मुश्किल नहीं था। यह अच्छा है। मेरी जाति अभी अभी प्रकाश ब्रह्मांड में आई है और अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए हमें वीर योद्धाओं के रक्त की आवश्यकता है। उस काले प्रेत ने शांत स्वर में कहा, प्रकाश ब्रह्मांड की भाषा के अनुसार, मेरा नाम सेगस ग्लूटनी है। प्रकाश ब्रह्मांड के वीर योद्धा, मेरा नाम याद रखना, सेगस ग्लूटनी। फू शियुआन गंभीर हो गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या इस जाति का यही नाम है? सेगस, तुम इन योद्धाओं से बात करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? प्रकाश ब्रह्मांड से उन्हें मार डालो। इसी क्षण ब्रह्मांड में एक और आवाज सुनाई दी। बगल में स्थित एक अन्य अंधकार में प्रेतवाधित अंतरिक्ष यान से एक और अंधकार में प्रेत बाहर निकला। यह एक स्त्री रूपी काली प्रेत थी। वह सेगस जैसी ही दिखती थी। दोनों के सिर पर विशाल घुमावदार सींगों की एक जोड़ी थी और उनसे एक अलग ही आभा निकल रही थी। एक दुष्ट और विचित्र आभा। वह अंतरिक्ष यान के केबिन के दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई और अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने मोड़ लिया। उसने फू शियुआन और बाकी लोगों को गौर से देखा। उपहासपूर्वक, ब्रह्मांड स्तर के केवल दो ही मार्शल योद्धा हैं। उनसे निपटना आसान है। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, अवरा ग्लूटनी ने कहा। ठीक है। सेगस ने सिर हिलाया। उसने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। फू शियुआन और गेंग हाओगे सतर्क हो गए। उन्होंने एक दूसरे को निगाहों से देखा। वे एक दूसरे से नजरें मिलाकर उन दो काली आकृतियों को ध्यान से घूर रहे थे। सबसे पहले प्रकाशित हुआ
इस समय दोनों काली आकृतियों के बोलने के बाद वे अचानक अंतरिक्ष यान के केबिन के दरवाजे से गायब हो गईं। ध्यान से चिल्लाते हुए गेंग हाओगे के चेहरे के भाव बदल गए। बूम! फू शियुआन की निगाहें तेज हो गईं। उसने अपना कदम उठा लिया था। उसने अपनी तलवार छोड़ी और अपने सामने की जगह पर प्रहार किया। एक आकृति प्रकट हुई। वह एक स्त्री का काला प्रेत था। उसके हाथ में एक विशाल काली दरांती थी जिसका हैंडल लंबा था। वह उससे भी लंबा था और हंसिया का ब्लेड उससे भी बड़ा था। वह कम से कम 1 मीटर लंबा और मोटा था। वह एक लंबी और पतली विशाल कुल्हाड़ी जैसा दिखता था। क्लैंग! अवरा ने अपनी दरांती को हल्के से चलाया और एक विशाल, गहरे काले रंग की तलवार की चमक उत्पन्न हुई। ये चमक फू शियुआन की तलवार की चमक से टकराए और धातु जैसी आवाज आई। बूम! शक्तिशाली बल का प्रभाव सभी दिशाओं में फैल गया। यह उनकी पहली झड़प थी, लेकिन दोनों पक्षों ने पहले ही भयावह शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। दिलचस्प! अवरा ने फू शियुआन को उत्सुकता से देखा। हालांकि उसका चेहरा अभी भी सख्त और भावहीन था, जिससे वह और भी अजीब लग रही थी। फू शियुआन गंभीर हो गई। यह उनकी पहली बातचीत थी, लेकिन मुझे पहले से ही लग रहा था कि यह परेशानी वाली बात है। बूम! दूसरी ओर सेगस और गेंग हाओगे के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दोनों पक्षों ने अपनी युद्ध तकनीकें आजमाई और आपस में भिड़ गए। हवा! फू शियुआन ने संकोच करना बंद कर दिया और तलवार की एक चकाचौंध भरी चमक छोड़ी। ये चमक काली स्त्री की आकृति की ओर बढ़ी। वह लकड़ी तत्व की मार्शल योद्धा थी। पन्ना हरे रंग की तलवार की चमक। आकाश में फूल खिल उठे, जिससे इस क्षेत्र में एक अलग ही रंगत आ गई। असाधारण! बूम! यह तलवार की चमक ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। छिपने की कोई जगह नहीं थी। फू शियुआन का पहला ही दांव उसका अंतिम दांव था। उसने अपने दुश्मन की क्षमता को बिल्कुल भी परखा नहीं। अवरा मुस्कुराए। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे जब उसने अपनी दरांती को घुमाया। वह एक विशाल, गहरे काले रंग की चमक में बदल गई और एक वृत्त का आकार ले लिया। बूम बूम बूम! दोनों हमले आपस में टकराए और तलवारों से निकली ज्वालाएं विस्फोटित हो उठी। डार्क फोर्स नक्षत्र के प्रभाव में लकड़ी ऊर्जा से भरपूर नक्षत्र शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। यह एक पेड़ की तरह सड़ने लगी और धीरे धीरे अपनी शक्ति खो बैठी। दोनों पक्ष दो प्रकाश के गोलों की तरह हिंसक रूप से टकराए, एक हरा और एक काला। विस्फोटों की आवाज लगातार गूंजती रही और दूर दूर तक फैल गई। चौड़ा! दूसरी ओर गेंग हाओगे और सेगस भी जमकर लड़ रहे थे। वे फू शियुआन से कमजोर नहीं थे। स्टेला अकादमी में गेंग हाओगे की क्षमता थोड़ी कमजोर थी। फू शियुआन का अनुमान सही था, लेकिन बहुत ज्यादा गलत भी नहीं था। वह ब्रह्मांड स्तर की प्रतिभा का धनी था, इसलिए वह काफी शक्तिशाली था। धातु तत्व से युक्त मार्शल योद्धा होने के नाते उसके हमले अत्यंत घातक थे। वह अंधेरे प्रेतों से नहीं डरता था। हालांकि जब उसका हमला सेगस के हमले से टकराया तो वह भी जंग खा गया और इसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। दूसरे को चोट पहुंचाना मुश्किल था। दोनों पक्षों ने पलक झपकते ही 10 से अधिक वार किए। भयानक शक्ति लगातार फैलती रही। स्टेला अकादमी और अकादमी के मार्शल योद्धा हक्का बक्का रह गए। इसी क्षण अन्य अंतरिक्ष यानों से काली आकृतियां तेजी से गुजरी। बाहर निकलकर वे स्टेला अकादमी के मार्शल योद्धाओं की ओर दौड़ पड़े। इसके बाद एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। आह! दर्द भरी चीखें तुरंत सुनाई दी। स्टेला अकादमी के मार्शल योद्धाओं की क्षमताएं अलग अलग थीं। कुछ स्वर्ग स्तर पर थे तो कुछ ब्रह्मांड स्तर पर। अधिकांश काले प्रेत, अंतरिक्ष यान मध्य स्तरीय शैतान सम्राट थे। उनकी क्षमता सभी की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। मध्यम स्तर के शैतान सम्राट। मध्यम स्तर के शैतान सम्राटों के इतने सारे अंधकार में प्रेत क्यों है? प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं की आभा पल भर में नष्ट हो गई। वे अचंभित रह गए। इसी क्षण कुछ और भी भयावह घटित हुआ। प्रकाश ब्रह्मांड के एक योद्धा को उस अंधकार में प्रेत ने पकड़ लिया और अपने मुंह में ठूंस दिया। लेकिन यह मुंह उनके चेहरे पर मौजूद मुंह नहीं था। यह उनके पेट पर बना एक भयानक मुंह था। चबाने की आवाज हवा में गूंज उठी। सब लोग चुप हो गए। टूटे हुए अंग मुंह में छटपटा रहे थे। खून तेजी से बाहर निकला और बहने लगा। मुंह के नीचे ब्लाग। इसे देखकर कुछ लोगों को बेकाबू होकर उल्टी आने लगी। भयावह दृश्य। फू शियुआन और गेंग हाओगे ने उस दिशा में देखा। भाव पूरी तरह बदल गए। अंधेरे में छिपी आकृतियां अपनी अजीबोगरीब निगाहों से उनका उपहास उड़ाते हुए उन्हें घूर रही थीं। उनकी निगाहें उनके सख्त चेहरों पर टिकी थीं। वे उन्हें ऐसे देख रहे थे मानो वे उन्हें देख रहे हों। एक स्वादिष्ट भोजन पर ये काली परछाइयां उन्हें खाना चाहती थीं। वे काले रंग के प्रेत भावहीन थे।
उनके पेट फटे हुए थे और उनके नुकीले दांत भयानक थे। वे प्रकाश से आए योद्धाओं का मांस खा रहे थे। ब्रह्मांड, यह एक भयावह दृश्य था। इस विचित्र दृश्य ने प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं को जबरदस्त प्रेरणा प्रदान की। ये किस प्रकार का अंधकार में प्रेत है। प्रकाश ब्रह्मांड के कुछ योद्धा टूटने की कगार पर थे। वे भयभीत थे और अनजाने में ही चिल्ला उठे। लालच। फू शियुआन ने दूसरी पार्टी की बात याद करते हुए आंखें सिकुड़ी। नाम, उसने इससे पहले कभी इस तरह का काला साया नहीं देखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह समझ गई थी कि वे कितने डरावने होते हैं। वे सब कुछ चट कर जाते थे। शियुआन, ये काले प्रेत अजीब हैं। ये हमारा मांस और खून खा सकते हैं। सावधान रहो। एक आवाज उसके कानों में पड़ी। ये गेंग हाओगे की आवाज थी। फू शियुआन ने सिर हिलाया। वह लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। साथ ही उसने सावधानी बरतना शुरू कर दिया। उसे दूसरे पक्ष के हाथों पकड़े नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उसका भी वही हाल हो सकता है जो उन योद्धाओं का हुआ जिन्हें दूसरे पक्ष ने निगल लिया था। सभी लोग सावधान रहें। दूसरे पक्ष को आपको पकड़ने न दें। फू शियुआन ने सबको याद दिलाने के लिए यह बात कही। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं ने होश संभाला और उन अंधकार में प्रेतों से दूरी बना ली। उन्होंने उनके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। हा हा हा। मध्य स्तर के दानव सम्राट के समान एक अंधकार में प्रेत ने विचित्र ढंग से हंसते हुए कहा, क्या प्रकाश ब्रह्मांड में एक योद्धा के पास बस इतना ही साहस होता है? तुम में हिम्मत तो नहीं है, लेकिन स्वाद बुरा नहीं है। एक और काली आकृति उसका मांस चबा रही थी और मुस्कुरा रही थी। धत्तेरी की, ये बहुत ज्यादा है। ये तो बस अंधेरे में दिखने वाली परछाइयां हैं। तुम्हें किस बात का डर है? इन्हें मार डालो। ये सुनकर कई लोग क्रोधित हो गए। वे गुस्से में चिल्लाने लगे। क्रोध ने प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं को लड़ने का थोड़ा सा जज्बा फिर से जगा दिया। वे अंधेरे प्रेतों की ओर बढ़े और उन पर जोरदार हमले किए। अंधेरे में दिखने वाली प्रेतों को मारा जा सकता था। डरने की क्या बात थी? वे स्टेलर अकादमी के प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्हें डर के मारे पीछे नहीं हटना चाहिए था। भला वे दूसरे पक्ष से लड़ने की हिम्मत कैसे नहीं कर सकते थे? अगर यह बात बाहर फैल गई, तो वे खुद को स्टेलर अकेडमी के प्रतिभाशाली छात्र कहने का दावा नहीं कर पाएंगे। बूम बूम बूम, युद्ध फिर से शुरू हो गया। विभिन्न तत्वों की नक्षत्र शक्ति अंधकार में प्रेतों की नक्षत्र शक्ति से टकरा गई। वे सभी दिशाओं में फैल गए और उनका प्रभाव निरंतर फैलता चला गया। हवा में तैरते उल्कापिंड फट गए। वे भयानक फोर्स के हमले को सहन नहीं कर सके। इस अफरा तफरी के बीच प्रकाश ब्रह्मांड का एक उच्च स्तरीय योद्धा बैंगनी रंग का लंबा भाला लिए खड़ा था और उससे शक्तिशाली बिजली निकल रही थी। उसने हमला किया। उसने इसे एक मध्यम स्तर के शैतान सम्राट पर निशाना बनाया, जो प्रकाश ब्रह्मांड के एक मार्शल योद्धा की बांह पकड़े हुए था। टकराना। मध्य स्तर के शैतान सम्राट को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिजली की शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया। स्प्लैट। प्रकाश ब्रह्मांड के उस योद्धा की भुजा टूटकर उसके पेट पर बने मुंह में जा गिरी। सौभाग्यवश उसने भागने का मौका पा लिया। हालांकि हाथ खोने के दर्द से उसके चेहरे पर शिकन आ गई थी और वह पीड़ा से भरा हुआ था, फिर भी वह जीवित रहने में कामयाब रहा। उसने उस काले प्रेत के पेट पर बने विशाल मुंह को देखा और उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा को कृतज्ञतापूर्वक देखा और चिल्लाकर कहा, लिंग यांगक्सु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह महान कियान साम्राज्य का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह महान कियान अकादमी से आया और तार्कीय अकादमी में प्रवेश किया। उसने सफलतापूर्वक ब्रह्मांड क्षेत्र में उन्नति की और काफी शक्तिशाली था। वह बिजली तत्व का एक कुशल योद्धा था। उसने जिन युद्ध तकनीकों और क्षेत्रों पर महारत हासिल की थी, वे अंधेरे पक्ष के विरुद्ध अत्यंत प्रभावी थे। प्रेत दर्शन। इसीलिए वह अभी उस योद्धा की जान बचाने में कामयाब रहा। गर्जन। अपने शिकार को बचते देख मध्य स्तर का दानव सम्राट क्रोध से दहाड़ उठा। उसने लिंग यांगक्सु को घूरकर देखा और उस पर झपट पड़ा। लिंग यांगक्सु की बिजली की शक्ति से उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। उनकी क्षमताओं में बहुत बड़ा अंतर था। एक ब्रह्मांडीय स्तर पर था जबकि दूसरा मध्य स्तरीय शैतान सम्राट स्तर पर था। बहुत बड़ा अंतर था। यह एक ऐसी खाई थी जिसे पार करना असंभव था। लिंग यांगक्सु जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले से ही बेहद प्रतिभाशाली था। अगर वह ऐसा कर पाता, अपने से कुछ उच्च स्तर के व्यक्ति से लड़ना, अपने से ऊंचे स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ना असंभव था जब तक कि आप वे एक राक्षस थे। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी असाधारण प्रतिभा मिलना दुर्लभ था। लिंग यांगक्सु के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। स्वाभाविक रूप से उसने सीधे मुकाबले की हिम्मत नहीं की। उसने अपने शरीर को बिजली की तरह हिलाया और हमले से बच गया। बिजली चमकना।
मुझे अपनी मदद करने दें। एक भुजा वाला वह योद्धा स्वर्ग स्तर का योद्धा था। उसने एक गोली निगलकर अपनी चोट को नियंत्रित किया। फिर वह उस अंधकार में प्रेत की ओर अग्रसर हुआ। ये योद्धा एक मजबूत इंसान था। उसका हाथ काट दिया गया था। इससे उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। मरना। उसके मुंह से चीख निकली। उसके हाथ में मौजूद युद्ध तलवार से एक तीव्र चमक निकली। वह शून्य को चीरती हुई अंधेरे प्रेत के शरीर पर जा गिरी। गर्जन। अंधकार में प्रेत क्रोधित होकर दहाड़ा। उसके शरीर पर दरारें पड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका शिकार, जिसकी बांह उसने फाड़ दी थी, फिर भी पलटवार करने की हिम्मत करेगा। एक पल की लापरवाही के कारण वह दूसरे पक्ष के हाथों घायल हो गया। यह देखकर लिंग यांगक्सु ने एक चमकदार बैंगनी भाले की रोशनी छोड़ी। उसने बिजली की शक्ति को आकर्षित किया और एक बिजली के अजगर में परिवर्तित हो गया। उसने उसे उस अंधेरे प्रेत के पेट पर फेंक दिया। बूम! बिजली से लथपथ अजगर तेजी से निकला और अंधेरे प्रेत के भीतर प्रवेश कर गया। मुंह। भाले की चमक असाधारण थी। यह एक भयानक रूप में बदल गई। बल लगा और विस्फोट हो गया। गर्जन। वह अंधकार में प्रेत दर्द से कराह उठा। हालांकि अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा अब भी सख्त और भावहीन था। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसे दर्द हो रहा है। ये काम कर रहा है। लिंग यांगक्सु की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, इस पर हमला करो। पेट। मरना। स्वर्ग स्तर के योद्धा की आंखों में एक तीव्र चमक कौंधी। उसने चिल्लाते हुए अपनी युद्ध तलवार पकड़ी। फिर वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर शत्रु की ओर अग्रसर हुआ।